हम सबसे पहले कॉस्ट का मतलब समझ रहे हैं। हमने कहा भाई कॉस्ट जो है एक्सपेंडिचर को कहा जाता है, खर्चों को कहा जाता है। और यह खर्चा किन चीजों पर हो रहा है मेरे बच्चे? प्रोडक्शन पर हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पर हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन पर हो रहा है। बताइए हाँ या ना? बताइए प्रोडक्शन पर किस तरीके से खर्चा हो रहा है, मुझे एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल सर, हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, है ना, रॉयल्टी चार्जेस दे रहे हैं। भाई किसी और का प्रोडक्ट है, किसी और का नाम है, लेकिन मैं उसका प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहता हूं, तो कहता बनाओ, टेंशन फ्री होकर बनाओ। उस आदमी का तो फायदा है ना, उसके रिसोर्स भी नहीं लगेंगे। वो कहेगा बनाओ तुम, मुझे बस क्या पे करते रहना, रॉयल्टी पे करते रहना। तो प्रोडक्शन का खर्चा है। बहुत से खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के टाइम पर हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने पर क्या खर्चा हो रहा है? आप इंप्लॉइज को सैलरीज दे रहे हैं, ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, समझ आई बात? यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या है भाई? आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सैंपल वगैरह, सैंपल के तौर पर आप चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं, एजेंट की कमीशन दे रहे हैं। परफेक्ट। तो इन तीनों स्टेजेस पर खर्चा हो रहा है, और जो एक्सपेंडिचर यहां पर हो रहा है उसी को मैं कॉस्ट कह रहा हूं। समझ में आई बात या नहीं आती? तो कॉस्ट एक्सपेंडिचर है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए है, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। भाई कवर तो मुझे सारे ही करने हैं ना, समझ में आई बात है? नहीं, मैं प्रोडक्ट का प्राइस जब डिसाइड करूंगा तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि रॉ मटेरियल कितने का आया। सिर्फ मैं हर तरीके का खर्चा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके रिकवर करने की कोशिश करूंगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आती? अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज समझा देना चाहता हूं, यह बात आप गिरा बांध लेना। सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले आज ही यह चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। अगर क्लियर कर लोगे ना तो भाई साहब बड़ा आसान होगा आपके लिए किसी भी टॉपिक को समझ पाना। पहली सबसे जरूरी बात, प्लीज इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट मत कीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट मत कीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना आपकी नसों में दौड़ रही है। असल में मसला यह है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना, क्योंकि एक ही अकाउंटिंग आपने सीखी है और एक ही अकाउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, और वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसी के चक्कर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप बताऊं क्या करते हैं? पढ़ते वक्त बार बार चीजों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। असल में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही जानते हैं, उसी की टर्मिनोलॉजी हमें मालूम है। तो हमारे सामने बिल्कुल एक एंटायर अलग से अकाउंटिंग आई है, इसकी अलग खुद की टर्मिनोलॉजीज हैं। कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हो सकती हैं, समझ आई बात? क्यों? और वो सिमिलर सिर्फ इस वजह से होंगी क्योंकि जो यूज कॉस्ट अकाउंटिंग में उनका है वही सेम यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उनका, इस वजह से सिमिलर होंगी। अदरवाइज इसको आप बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखेंगे, इस अकाउंटिंग को भी अलग नजरिए से देखेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते वक्त आपके ध्यान में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अब आप वहीं चले जाओगे ट्रेडिंग P&L पे, और आपको याद आएगा मैं किसी को डायरेक्ट एक्सपेंस कहता था
और किसी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहता था। पहली बात तो भाई देखो, मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा रहा हूं। पहले तो टर्म ही अलग हो जाती है। चलो टर्म अलग हो या ना हो, सेम भी होती तो भैया आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी का मतलब अलग है, यहां पर उसका पर्पस अलग है। तो आप प्लीज मत रिलेट करते रहना, वो बड़ा आसान था। फैक्ट्री के अंदर के खर्चे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाहर ऑफिस के खर्चे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ आई बात ही नहीं? कुछ चीजें सिमिलर नजर आएंगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा सिमिलर नजर आए या ना आए, आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल इसी सब्जेक्ट के लिहाज से पढ़ेंगे। यहां पर्पस अलग है, मकसद अलग है, यहां पर इसको मेंटेन करने का तरीका भी अलग ही। समझ आई बात या नहीं आती? अगर सेम ही होता तो एक अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत किसी कंपनी को नहीं होती, फिर तो वही सीए काम कर देते ना, वही वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ी होती है उन्होंने। समझे कि नहीं समझे? तो पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। सबसे पहली लर्निंग तो भाई देखो हमारी कॉस्ट के वर्ड को समझने की ही थी। समझ आई बात ये नहीं? अभी कॉस्ट की डेफिनेशन को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉस्ट के नए नए एलिमेंट सुनेंगे, नई नई क्लासिफिकेशन सुनेंगे, क्या बोला मैंने? नए नए एलिमेंट सुनेंगे, नई नई क्लासिफिकेशन सुनेंगे, तो उसकी वजह से कॉस्ट की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी। मीनिंग चेंज नहीं होगा, डेफिनेशन चेंज होगी। मीनिंग वही रहेगा जो कॉस्ट होती है। समझ आई बात या नहीं आती? भाई किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, मैं कुछ और प्रेजेंट कर रहा हूं, तुम कुछ और प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन मायने दोनों के सेम ही हैं। तो कॉस्ट की डेफिनेशन बदलती रहेगी। रीजन क्या होगा कि मैं कॉस्ट के एलिमेंट्स को ना अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो कभी कॉस्ट का मीनिंग कुछ और एलिमेंट्स को मिलाकर हो जाएगा, कभी कॉस्ट का मीनिंग कुछ और एलिमेंट्स को मिलाकर हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट वही रहेगी जो होती है। ठीक है, चलो बहरहाल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। मैं कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं अभी फिलहाल। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, क्या कहा मैंने? एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? जो पर यूनिट आइडेंटिफाई की जा सके, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं की जा सके। चलो भाई देखो, वर्ड्स जो इस्तेमाल करे हैं इन्होंने कि जो कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाई की जा सके वो डायरेक्ट कहलाती है, और जो पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती वो इनडायरेक्ट कहलाती है। तो टर्मिनोलॉजी तो प्रॉपर इन्होंने इस्तेमाल करी है, लेकिन जरा पर यूनिट आइडेंटिफाई करने का मतलब भी तो समझ लें हम। कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते। देखो ऐसा है, मान लेते हैं कि आप ना एक अंडे बनाने के ऑमलेट की रेहड़ी लगाते हैं। समझ में आई बात है नहीं है ना? ऑमलेट बनाकर बेच रहे हो खूब भाई साहब, कौन ऑमलेट को देख कर आओ क्या तो बिजनेस कर रखा है उनने। समझ आई बात या नहीं आती? तो आप इस बिजनेस को ऐसे ही मत समझो। समझ में आई बात है? रोज की लाखों की टर्नओवर होगी उसकी, टर्नओवर। तो बिजनेस तो है, तो क्या वो यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं करता होगा? करता होगा नहीं करता होगा? भाई एक ऑमलेट के कितने प्राइस चार्ज करने हैं, तो वो यूनिट इकोनॉमिक्स करता होगा नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। तो वो जब भी एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता होगा ना, समझ में आई? चीज ऑमलेट है भाई, कितना प्राइस इसके लिए चार्ज करना है, वो पहले देखता होगा कि मेरी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। बताएं क्या है डायरेक्ट कॉस्ट उसके लिए? वो ब्रेड के 2 पीसेस, समझ में आई बात है? उसके ऊपर लगने वाली चीज स्लाइस, उसके साथ यूज होने वाले 2 एग्स। समझ में आई बात या नहीं आती? ये मटेरियल है, क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मटेरियल। और भी लग रहा है, पता है आपको? वो जो गैस यूज हो रही है वो भी मटेरियल ही है, ऑयल यूज हो रहा है वो भी मटेरियल ही है। लेकिन जब वो गैस यूज करता है तो उसे ये नहीं पता कि एक ऑमलेट को बनाने में मैं कितनी क्वांटिटी की गैस यूज कर रहा हूं। समझ में आई बात या नहीं? ऑयल कितना यूज कर रहा हूं।
उसके ऊपर की सीजनिंग कितनी यूज कर रहा हूं, बस वो अंदाजे से डाल देता। वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मैंने कुछ चीजों को बड़ा स्पेसिफाई किया ना, वो जो 2 ब्रेड पीसेस जो स्लाइसेस लगा रहा है, वो जो 2 एग यूज कर रहा है, समझ आई बात? जो चीज स्लाइस लगा रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्या है? और डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है? क्योंकि आप उसे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर उस कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई। पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन पर क्या कर सकते हैं? उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई। जिस कॉस्ट को पर यूनिट पर आइडेंटिफाई किया जा सके उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आई बात? ये नहीं आती? अब मान लो वो जो ऑमलेट बनाने वाला है उसको 2 बेसिस पर रखा जा सकता है। कितनी बेसिस पर? पहला कि जितने ऑमलेट बनाएगा उतने पैसे देंगे रोज के। एक ऑमलेट तैयार कर 5 रुपए तेरे। तो वो जो वेजेस उसे जाएंगी वो क्या होंगी? डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि वो पर यूनिट पर क्या है? आइडेंटिफाई है। लेकिन उसको सैलरी बेसिस पर रख रखा है आपने कि पूरे महीने के 30,000 रुपए देंगे, अब कितने भी ऑमलेट बनाए हुए तू। तो वहां पर अब एक ऑमलेट की वजह से कितना खर्चा हो रहा है वेजेस का, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो फिर सिचुएशन में क्या होगी? इनडायरेक्ट वेजेस। क्या होंगी? इनडायरेक्ट वेजेस। अरे समझ आया नहीं आया? मैंने कहा यार इसका नाम बहुत बढ़िया फेमस हो रहा है खान ऑमलेट का, एक मैं भी जैसे फ्रेंचाइज ले लेता हूँ। नागौरी की कितनी फ्रेंचाइज आ गई, समझे कि नहीं समझे? एक मैं कहता हूँ यार मैं भी इसकी फ्रेंचाइज ले लेता हूँ, तो फ्रेंचाइज के बदले पे करनी पड़ेगी रॉयल्टी। समझे कि नहीं समझे? तो उसने कहा भाई एक ऑमलेट दिन में बनाओगे 5 रुपए मैं लूंगा तुमसे, 10 रुपए मैं लूंगा तुमसे। तो यानी एक ऑमलेट बनाने की कॉस्ट आइडेंटिफाई है रॉयल्टी के फॉर्म में। क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है ये? डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये डायरेक्ट वेजेस नहीं है, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन है डायरेक्ट, क्योंकि पर यूनिट आइडेंटिफिएबल है ना। समझ में आई बात या नहीं आती? तो वो जो रॉयल्टी मुझे देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। बस किस फॉर्म में होगी? डायरेक्ट एक्सपेंस के फॉर्म में। लेकिन मुझसे कह दिया जाए भाई महीने के 1 लाख रुपए लेंगे हम तो आपसे, तुम दुकान पर खाली बैठो, तुम रोज के भीड़ लगा दो हमारा नाम यूज करके, हम तो महीने के कितने लेंगे? 1 लाख रुपए। तो पर यूनिट आइडेंटिफिएबल है वो कॉस्ट? नहीं। तो वो क्या हो गई? अब इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो कहने का मकसद ये है जो कॉस्ट हर एक यूनिट पर आइडेंटिफाई की जा सके कि इस यूनिट के बनाने की वजह से इतनी कॉस्ट लग रही है, तो वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट कॉस्ट। सर कोई बात नहीं, 1 लाख की रॉयल्टी को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट तो वो भी पता लग गई। तो मेरे बच्चे जिस वक्त वो 1 लाख रुपए दिए उस वक्त नहीं पता था तुम्हें कि पर यूनिट पर कितनी होगी, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्शन के टोटल अमाउंट पता ही नहीं अभी। तो बाद में जाकर पर यूनिट निकालना और पहले से पर यूनिट का पता होना ये अलग चीज होती है। बाद में 1 लाख को तुम पर यूनिट पे डिवाइड करोगे ही करोगे, लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था तब तक तुम्हें पर यूनिट पर वो खर्चा कितना होगा पहले से मालूम नहीं है। लेकिन ब्रेड पे, एग्स पे, चीज स्लाइसेस पे, समझ में आई बात या नहीं आती? हर ऑमलेट के बनाने वाली लेबर पे पहले से तुम्हें क्या है? पर यूनिट आइडेंटिफिएबल है पहले से, टोटल प्रोडक्शन मालूम होने से पहले। तो ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आती? अरे क्लियर हुआ नहीं? भाई मेरे पास कोई एक स्टूडेंट आता है, मैं उसको एक बुक दे देता हूं, तो एक स्टूडेंट की वजह से मेरे पास एक कॉस्ट आई, तो वो क्या है मेरे लिए? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन मैं मंथली रेंट पे कर रहा हूं, मंथली इलेक्ट्रिसिटी वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहा हूं, उस एक स्टूडेंट की वजह से कितने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गए, कितना रेंट गया, मुझे आइडेंटिफिएबल है क्या? नहीं आइडेंटिफिएबल। वो क्या है? रेंट की कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आई बात ये नहीं? लेकिन हर एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मुझे टीचर को कितना पे करना पड़ेगा, वो क्या है मेरे लिए? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आई बात ये नहीं आती? भाई मेरा एक टीचर कहता है कि मैं एक स्टूडेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे 800 रुपए लूंगा, 1000 रुपए लूंगा मंथली, तो उस टीचर को जो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा वो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन मैं वही टीचर रखता हूं, मैं कहता हूं भाई मंथली में तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा, 40,000 रुपए दूंगा, 1 लाख रुपीज दूंगा, आप कितने भी स्टूडेंट मैं तुमसे पढ़वाऊं, तो उस वक्त जो वो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट।
मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो जो कॉस्ट आप प्रोडक्शन पर, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले से ही, तो वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं हो सकती प्रोडक्शन के टोटल अमाउंट होने से पहले, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ आई बात या नहीं है? कॉस्ट विच इज आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट। लेकिन इस रिकॉर्डिंग का फायदा आप उठा नहीं पाएंगे, वरना आदतें खराब हो जाएंगी। हाँ, पहली क्लास है बस, महीने में 2 क्लास का एडवांटेज आपको मिलेगा, 2 से ज्यादा नहीं लेना है, पैसे देकर लो। समझ आई बात? ये नहीं, आदत खराब बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, जब इंसान किसी चीज के पैसे देता है तो उसे उसकी अहमियत मालूम होती है। ठीक है भाई? है मतलब तू पहले ही सोचने की सोच, छोड़ने की सोच रहा है क्या? फिर कैसी बातें कर रहा? पैसे पूछने ही नहीं चाहिए थे तुझे मुझसे ना, मेरा पर्पस कमाने का। समझ में आई बात या नहीं? अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहा है कि पर क्लास के कितने पैसे जाएंगे? वाह, क्या तो समझाया सर। पहले ही प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर लिया। हाँ जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन per unit of production, which cannot be identified on per unit of production. It is also known as non-traceable cost. बात समझ आई या नहीं आई? अरे हाँ है ना। हालांकि डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है, इसके अलावा भी, ट्रेसेबल के अलावा भी प्राइम कॉस्ट कहते हैं उसे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी एक और नाम है, ओवरहेड्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा और बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया? चल, अब सर हम तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट शीट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बट कॉस्ट शीट को समझने के लिए पहले डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का डिफरेंस समझ में आना जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस्ट शीट चैप्टर कॉस्ट शीट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट शीट का चैप्टर एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं यूनिट कॉस्टिंग। क्या कहते हैं? यूनिट कॉस्टिंग। समझ में आई बात? ये नहीं, हम हाथ के हाथ कॉस्ट शीट तो बनाएंगे, लेकिन हम पर यूनिट कॉस्ट को भी साथ में निकालते हुए चलेंगे। तो कॉस्ट शीट का पर्पस अपना अलग अचीव होता चला जाएगा, और साथ ही साथ मैं यूनिट कॉस्टिंग भी सीखता चलूंगा। समझ में आई बात? ही हालांकि अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन सही वक्त पर सही चीज बताऊंगा, है ना। जब अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करी थी कभी 11वीं क्लास में, तो अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मतलब समझाया था। ऐसे ही यहां पर भी है, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन
पहले आपको अपना औकात का दायरा थोड़ा सा बड़ा करते रहना है, चीज़ें समझती रहनी है, और आपको सारी चीज़ें अच्छे से सही वक्त पर समझ में आती चली जाएंगी। अभी मैं बोल दूं और तुम्हारे ऊपर से चला जाए, कोई फायदा होगा नहीं। चले, कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट समझ आ गई हमें। अब जरा इधर देखें, कॉस्ट शीट में हम यहां पर शुरू करेंगे क्या मेरे बच्चे, कॉस्ट शीट। पहले ही आप जरा लिख लें, विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलें जी, शुरुआत करें भाई कॉस्ट शीट बनाने की। अच्छा देखो, याद होगा आपको, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह ऐसी चीजें बनाई हैं, है ना। वो क्या होती थी, एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाना सीखी कहां पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टाइम पे। ऐसे ही हम यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, कॉस्ट शीट। वो अलग बात है, वो आपको सबसे आखिरी में सिखाई गई थी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद, लेकिन यहां पर शुरुआती किससे हो रही है, कॉस्ट शीट से, क्योंकि माना जा रहा है कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा है कि आप डायरेक्टली इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने अभी अभी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो उसी अंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाते हुए हम कॉस्ट शीट को समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट शीट का सबसे पहला कंपोनेंट होता है डायरेक्ट मटेरियल। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल पर किया गया खर्चा। ऑमलेट बना रहे थे, ब्रेड स्लाइसेस, एग्स, चीज, समझ में आई बात या नहीं, ये क्या था, मटेरियल था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। और जो वर्कर मेरे लिए वो काम कर रहा है, हाँ जी, जो वर्कर वो मेरे लिए काम कर रहा है, वो मुझसे कह रहा है भाई एक ऑमलेट बनाने के मैं इतने पैसे लूंगा, तो वो क्या हो गई, डायरेक्ट वेजेस। उस फेमस ब्रांड की मैंने क्या ले ली, फ्रेंचाइज, और उस फ्रेंचाइजी को मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूं, इकट्ठी, टोटल में इकट्ठी पेमेंट कर रहा हूं या फिर हर यूनिट बनाने की कर रहा हूं, हर यूनिट बनाने की रॉयल्टी दे रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाएगा, तो देखना है आप, डायरेक्ट कॉस्ट तीन फॉर्म में हो सकती है, या तो मटेरियल के फॉर्म में होगी तो डायरेक्ट मटेरियल, वर्कर को वेजेस के फॉर्म में होगी तो डायरेक्ट वेजेस, और किसी और तरह से पर यूनिट पर अगर कोई खर्चा हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें अभी मैंने आपको एक एग्जांपल रॉयल्टी का दिया था। हर तरह से आपने डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ लिया। अब जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहलाएगा, और डायरेक्ट कॉस्ट को ही मैं क्या कहूंगा, और प्राइम कॉस्ट। क्या कहूंगा बेटा, हाँ जी, समझ में आई बात। भाई मुझको 10,000 रुपये पे करने हैं,
पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना, मुझे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन के 10,000 रुपए पे करने हैं। मैंने उससे दो तरीके से बात करी है, आप मुझे बताना है कि 10,000 मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। मैंने उससे कहा था कि भाई देख 1,000 पैम्फलेट बांटने हैं तुझे, 1,000 पैम्फलेट बांटने हैं। उसने कहा ठीक है, हर एक पैम्फलेट के 10 रुपए लूंगा, हर एक पैम्फलेट के 10 रुपए लूंगा। या मेरी उससे दूसरे तरीके से बात हुई हो, मैंने उससे बात करी कितने पैसे लोगे, उसने कहा 10,000 लूंगा, कितने भी छपवाओ, कितने भी बंटवाओ। मैंने कहा भाई मुझे तो 1,000 बंटवाने। तेरा बंटवाओ, कितने भी बंटवाओ, एक क्या, दो क्या, तीन क्या, चार का, कितने भी बंटवाओ, मैं पैसे 10,000 ही लूंगा। दो तरीके से बात हुई है मेरी उससे। आप मुझे बताएं किस तरह से ये कॉस्ट डायरेक्ट मानी जाएगी और किस तरह से इनडायरेक्ट मानी जाएगी। पहले वाला तरीका डायरेक्ट है, क्योंकि उस वक्त टोटलिटी नहीं पता थी, उस वक्त एक यूनिट की कॉस्ट पता थी। डायरेक्ट कॉस्ट की खास बात ये होती है कि पर यूनिट पहले से पता होती है। यहां पर अगर 1,000 बांटोगे तो पर यूनिट 10 हो जाएगा, 2,000 बांटोगे तो पर यूनिट 5 हो जाएगा, 4,000 बांटोगे तो पर यूनिट 2.5 हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आती? क्लियर हो रही है मेरी बात? जो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो सके मेरे बच्चे, आइडेंटिफाई हो सके, वो कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। समझ में आई बात ही नहीं? और जो पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं हो सके वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कॉस्ट किस किस फॉर्म में आपके सामने आ सकती है। मटेरियल के फॉर्म में आ सकती है, वेजेस के फॉर्म में आ सकती है, और अगर वो मटेरियल या वेजेस के फॉर्म में नहीं है बट स्टिल पर यूनिट पर वो आइडेंटिफिएबल है, तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई मैं फोटोकॉपी मशीन लेकर आ गया किसी की, और अब मुझे उसका किराया पे करना है, खरीद के नहीं लाया, किराए पर लाया। मैंने कहा यार फोटोकॉपी मशीन किराए पे लेकर आते हैं, खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा, लाखों रुपया लग रहा है। समझ में आई बात? ये नहीं, एक काम करते किराए पर लेकर आ जाते हैं। अब फोटोकॉपी वाला दो तरीके से रेंट बताएगा। एक तो रेंट बताएगा क्या कि भाई महीने में इतना रेंट देना है, तो उस वक्त हायर चार्जेस क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होगा, कितने भी बनाओ हमने, लेकिन वो कहता भाई देखो पर कॉपी के 1 रुपए लगेंगे या पर कॉपी का 0.25 लगेगा, तो उस टाइम पर जो हायर चार्जेस हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। समझ में आई बात या नहीं आती? क्लियर होती है मेरी बात या नहीं होती? समझे कि नहीं समझे? प्रोवाइडेड आपका काम ही क्या है, उस कॉपी को बेचना है। समझ में आई बात या नहीं आती? तो ये बात अच्छे से क्लियर है, डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का मतलब समझ आ गया आपको। अब इसके बाद हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी जोड़ना है। किसको जोड़ना है? और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? अब ये ओवरहेड्स ना 3 स्टेजेस में आएंगे। कुछ खर्चे फैक्ट्री में ही होंगे इनडायरेक्ट नेचर के, उन्हें कहा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या कहा जाएगा? कुछ खर्चे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर होंगे, तो उन्हें कहा जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कुछ खर्चे सामान को बेचते वक्त, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त इनडायरेक्ट नेचर के होंगे, उन्हें कहा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और इन तीनों को मैं अब यहां पर ओवरहेड्स को जोड़ने वाला हूं। ओवरहेड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे ही ओवरहेड्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। समझ में आई बात है? और उन तीनों को अब मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं। इकट्ठा ऐड नहीं करूंगा, एक एक करके ऐड करूंगा। जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करूंगा इसके साथ, तो टोटलिटी में कॉस्ट का नाम कुछ और आएगा। समझ में आई बात है? फिर जब मैं प्रोडक्शन जब मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करूंगा, तो फिर जो टोटलिटी में कॉस्ट होगी उसका नाम कुछ और हो जाएगा। जब लास्ट में मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को भी ऐड कर दूंगा, तो टोटलिटी में नाम हो जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। जैसे ही मैं प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करता हूं, दोनों मिलाकर ये कॉस्ट कहलाती है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहलाती है?
दोनों मिलाकर ये कॉस्ट क्या कहलाती है? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर यहां पर मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऐड करता हूं। याद रखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी जुड़ चुका है। समझ आई बात? ये नहीं आती? अब मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड कर रहा हूं। जैसे ही मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करता हूं तो टोटलिटी में अब इसका नाम हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम हो जाता है भाई इसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आई बात? ये नहीं आती? अब मैं इसके अंदर अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी ऐड कर दूं तो ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कहलाती है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सारी कॉस्ट जुड़ चुकी है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सारी कॉस्ट जुड़ चुकी है। अब इसी कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर मैं क्या ऐड कर दूं मेरे बच्चे? प्रॉफिट ऐड कर दूं। क्या कर दूं? अक्सर जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ये प्रॉफिट आपको ना हमेशा बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? कॉस्ट आ गई ना, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया तो अब ये क्या कहलाएगी? सेल्स। ठीक है? एक नोट लिखिए यहां पे, कुछ सवाल? हाँ, यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगी, मतलब सारी डिटेल मिलेगी ऊपर की कैलकुलेशन की, तो आप उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। फिर क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है, उनका सेलिंग प्राइस बताएगा, तो उससे तुम्हें सेल मिल जाएगी। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के बीच में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है ना? तो एक तरीके से जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि P&L अकाउंट की डेबिट साइड लिख रहे हो आप, हाँ या ना? और जब सेल्स लिखने की बात होगी तो आप P&L की क्रेडिट साइड लिख रहे हो। समझे कि नहीं समझे? और फिर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको अकाउंट्स के लिहाज से समझा दी बात। समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक बात बताओ, सभी को मालूम होना चाहिए, चलो अभी नहीं पूछ रहा, बाद में पूछो, पहले तो नोट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला ये नेट प्रॉफिट होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड if not related specifically with the production, ब्रैकेट में लिख रहा हूं जनरल इन नेचर, then it will not be added, but it will not be added for calculating cost of production. Rather, it will be added in the
एंड ऑफ कॉस्ट शीट फॉर डिटरमाइनिंग टोटल कॉस्ट। पहले इसे लिख लो, अभी समझाता हूं बाकी। देखो मैंने ये कहा, रविवार बेटा इधर देखना, आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर कर क्या हासिल कर पा रहे थे? यानी जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी कॉस्ट। समझ आई बात या नहीं आती? याद करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहां ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं होता था, P&L में लिखते थे आप उसे। पर वही चीज जो मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि आपको इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ना ही रिलेट करने की जरूरत है और ना ही उससे सिमिलर बनाने की जरूरत है या डिफरेंट क्रिएट करने की जरूरत है। आपको इस अकाउंटिंग का अपना एक अलग पर्पस समझ में आना चाहिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डायरेक्ट कॉस्ट तो है नहीं वो, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। मशीनरी खरीद ली मैंने भाई, अब उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, अब वो डायरेक्ट कॉस्ट तो है नहीं, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता था। लेकिन स्टिल प्रोडक्शन के लिए जरूरी है या नहीं है? तो उसकी कॉस्ट को मुझे प्रोडक्शन की कॉस्ट में क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आती? फैक्ट्री रेंट, चलो फैक्ट्री को तो हटा दो, फैक्ट्री रेंट तो यहां पर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। समझ में आई बात या नहीं? आपने एक ऑफिस ले रखा है, समझ में आई बात या नहीं आती? उस ऑफिस का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी फैक्ट्री से, उस ऑफिस का मेन काम ही क्या है? सुपरवाइजरी ऑफ योर फैक्ट्री। समझे कि नहीं? सब अब वहां पर इंप्लॉइज को सैलरी पे हो रही है, अब वो कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्री से क्या है? रिलेटेड है। उनकी पेमेंट आपकी फैक्ट्री से क्या है? रिलेटेड है। समझे? आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है मेनली। तो खर्चा भले से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम का है, बट स्टिल उसका प्रोडक्शन से लिंक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको इसे यहां पर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जनरल नेचर का हुआ, क्या हुआ? तो जनरल नेचर का हुआ तो फिर मैं इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले ऐड नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन टोटल कॉस्ट तो निकालनी है, तो जैसे लास्ट में क्या ऐड किया जा रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसी तरीके से इसको एंड में ऐड किया जा रहा होगा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। अब सर कौन सा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, कौन सा नहीं होता? या तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको बताएगा कि भाई ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, तो मैं नहीं ऐड करूंगा उसे। या फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन, क्योंकि आइटम्स बहुत सारी है ना बेटा, मैं कैसे एक ही बारी में इतने सारे नाम ले दूं? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर जब पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट जब पढ़ा होगा, तो बतेरे क्वेश्चन करने के बाद आपको चीजें रियलाइज होनी शुरू होंगी कि किस एक्सपेंस को क्या कहां रखना है और किसको कहां नहीं। तो यहां पर भी आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से अंडरस्टैंड होगी। समझ आई बात? बाकी मैंने आपको मोटी मोटी एक बात बता दी कि अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हुआ तो फिर मैं उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए ऊपर ऐड नहीं करूंगा। समझ में आई बात या नहीं आती? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बहरहाल मैंने आपको कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट बताया, लेकिन कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को बताते बताते मैंने ब्रैकेट में क्या लिख डाला? विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो अब एक कॉस्ट शीट कैसी बनाएंगे हम? विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आई बात या नहीं आती?
पहले तो भाई मुझे एक बात बताओ निकम्मो, मेरे पास मटेरियल कितने फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में होता है। इन्वेंट्री के बारे में आप जानते ही, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश्ड, और फिनिश गुड्स, हाँ है ना। तो मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग भी तीनों का हो सकता है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग, फिनिश गुड का ओपनिंग और फिनिश गुड का क्लोजिंग। यार बस एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यहां पर मैं तुम्हारी थोड़ी सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को टेस्ट करूंगा। मैंने अभी आपको बताया जब आप कॉस्ट शीट पे सारी कॉस्ट लिख रहे हैं तो एक तरीके से आप अपनी डेबिट साइड लिख रहे हैं, है ना, डेबिट साइड लिख रहे हैं ना, एक्सपेंस साइड कर रहे हैं। और जब आप लास्ट में सेल्स लिख रहे हैं तो एक तरीके से आप अपनी क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, हाँ या ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहा है? प्रॉफिट। चलो सवाल मेरा आपसे यह है कि ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है? डेबिट साइड पर। बहुत बढ़िया। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है? यानी ओपनिंग, मैं कॉस्ट लिख रहा हूं मेरे बच्चे, कॉस्ट शीट बना रहा हूं ना, तो मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस्ट जोड़ रहा हूं। तो आप मुझे बताएं, ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट साइड पर लिखा जाता है तो ये कॉस्ट के साथ जुड़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं हम? और क्लोजिंग स्टॉक अगर क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कॉस्ट को घटा रहे होते हैं। तो रही बात रॉ मटेरियल के ओपनिंग की, वर्क इन प्रोग्रेस की, या क्लोजिंग या फिनिश गुड की, ओपनिंग क्लोजिंग की, एक बेसिक सी बात यह समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं कॉस्ट शीट पर ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा तो वो कॉस्ट के साथ जोड़ा जाएगा, और जब भी मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा तो वो कॉस्ट से घटाया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मकसद होता है कि इसके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, ये आपका नहीं बिका, तो जो नहीं बिका उसकी कॉस्ट को क्या करो? हटाओ ना। क्योंकि आप कॉस्ट को किससे कंपेयर करने वाले हो? सेल से। तो जो चीज नहीं बिकी उसकी कॉस्ट हटाओ ना, क्योंकि जो सिर्फ बिक पाया है उसी की सेल को उसी की कॉस्ट से क्या करो? कंपेयर करो। समझे कि नहीं समझे? बहरहाल एक सिंपल सी बात ये थी कि ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं कभी भी कहीं पर भी लिखूंगा तो उसे कॉस्ट के साथ जोड़ने का काम करूंगा। कहां जोड़ूंगा, किस टाइम पर जोड़ूंगा, वो अलग टास्क है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट के साथ जोड़ने का काम करूंगा और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के साथ माइनस करने का काम करूंगा। और ओपनिंग और क्लोजिंग 3 चीजों का अवेलेबल होगा। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा फिनिश गुड्स। अब इनको सही जगह इनकी ऐड करने की क्या है और सही जगह इनको डिडक्ट करने की क्या है, ये आपके लिए सीखना पड़ेगा। सर एक काम कर देना, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड है, वर्क इन प्रोग्रेस, एक ही जगह ऐड करो, एक ही जगह माइनस करो, तो ये तो देखो बेकार की बात हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना मेरी बात को ध्यान से। ये 4 दोस्त हैं। कितने? 4 दोस्त। इन 4 दोस्तों ने सोचा कि एक बिजनेस करते हैं, और बिजनेस बड़ा सिंपल है और काफी रिपीटेड है, चोरी करने का। समझ में आई बात या नहीं? ये एक गांव में गए, वहां पर जाकर इन्होंने डाका डाला, 10 लाख रुपए प्रॉफिट के कमा लिए। समझ में आई बात या नहीं आती? आप मुझे बताएं 10 लाख कितने लोगों में बटेंगे? 4 लोगों में बटेंगे। यानी फिलहाल 10 लाख को 4 लोगों में बांटा जाएगा, और कितना होगा? 2.5 लाख, 2.5 लाख। इन भाई को रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है। रेपुटेशन तो है, लेकिन रेपुटेशन के साथ साथ कुटाई बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा जो मिल गया इसे लेके निकलो। समझ में आई बात ये नहीं? लेकिन बाकी के 3 को स्क्विड गेम का नशा चढ़ चुका था। उन्होंने कहा नहीं, अभी लाइफ में थ्रिल और बाकी। तो 2.5 लाख देकर निपटा दिया मामला। अरे निपटाया नहीं निपटाया, बचे कितने? नहीं, लोग 3 बचे, प्रॉफिट कितना बचा? 7.5। समझ में आती है बात? यानी अगर एक बंदा आगे नहीं बढ़ रहा, एक बंदा, तो उसका प्रॉफिट भी आपने क्या कर दिया?
हटा दिया कि ये 2.5 लाख इसको दो और आगे कंटिन्यू किसके साथ करो, 7.5 लाख के। यानी अगर एक चोर नहीं है तो उसका प्रॉफिट भी नहीं। ऑल ऑफ 3 वेंट टू दी अनदर विलेज। समझ में आई बात या नहीं? और यहां पर जाकर भी ये डाका डालते हैं और यहां पर जाकर ये आराम से तसल्ली के साथ, नहीं 10 लाख में इस बार ये कमाते हैं 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। समझ आई बात है? कितना? 7.5 लाख का प्रॉफिट। मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लो अगर अब एक और कोई जाना चाहे तो पहले 10 लाख का मुनाफा हुआ था नहीं? इस 10 में से आपने कितना घटाया? क्यों घटाया वो 2.5? क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इस 7.5 लाख को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। टोटल कितना हुआ? 15 लाख। हर बंदे का प्रॉफिट कितना है? समझ आती है बात? एक और को रियलाइज हुआ कि इस बार तो पिटते पिटते बच गए। समझ में आई बात? ये नहीं तो इन्होंने कहा मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, अपने हिस्से की रकम मैं लेके जा रहा हूं। समझ में आई बात? ये नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़कर हाँ जी, एक बंदा चला गया, कितना बचा? आपने 5 क्यों हटाया? जो बंदा नहीं रहा उसका प्रॉफिट भी हटा दिया। ये दोनों आगे बढ़े, आगे जाके चोरी करी और इस बार कमाया कितना? कितना हो गया? अब हर बंदे के हिस्से में कितना आएगा? 15 लाख। तो कहने का मकसद ये है, जो चीज जिस जगह छूट जाए, बताओ इस 30 लाख में सबसे पहले वाले बंदे का हिस्सा है इस 30 लाख में, बचे हुए 30 लाख में क्या पहले वाले बंदे का हिस्सा है? जरा सा भी नहीं। क्या दूसरे वाले बंदे का हिस्सा है? नहीं। लेकिन बाकी के बचे हुए 2 का हिस्सा इस 30 लाख में है। जो आगे कंटिन्यू करता रहा उसके हिस्से का प्रॉफिट भी आगे कंटिन्यू करता रहा, और जहां पर जो निकल गया उसके हिस्से का प्रॉफिट भी निकल गया। यही चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। रॉ मटेरियल अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही तो कहलाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आती? जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, तो उस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, और नहीं ओपनिंग को ऐड करना पड़ेगा। समझ आई बात या नहीं? जो वर्क इन प्रोग्रेस पूरा नहीं बन पाएगा उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा बन ही नहीं पाएगा तो वो बिक कैसे पाएगा? तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी निकालना पड़ेगा। समझ आई बात ये नहीं? जो गुड्स बनकर तो तैयार हो गया लेकिन बिक नहीं पाया, क्या नहीं हो पाया, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बिक ही नहीं पाया उससे प्रॉफिट कैसे निकलेगा? समझे कि नहीं समझे? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी माइनस होना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी माइनस होना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी माइनस होना है, और उसी की कॉस्ट आगे बढ़ती चली जाएगी। जो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो बीच में से गायब हुआ उसकी कॉस्ट को भी निकाल देंगे। समझ में आई बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अभी दोस्तों की कहानी खत्म नहीं हुई। 4 थे, गांव में डाका डाला, 10 लाख का मुनाफा, 2 की हालत खराब हो गई। इन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं भाई, मुझे बिजनेस नहीं करना। तो हमने इनके हिस्से के 5 लाख दिए, इनको रवाना किया। बचे कितने? इन्हीं 4 दोस्तों का एक दोस्त और था, उसने भी किसी गांव में डाका डाला था और वो अपने 2.5 लाख चुरा कर ला रहा था। तो इसने कहा मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना प्रॉफिट हमें दे दो। आप मुझे बताएं कितना हो गया?
जो आप में नहीं रहा उसकी प्रॉफिट को हटा दिया, जो आप में आके मिल गया उसके प्रॉफिट को अपने साथ जोड़ लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं कर रहा आगे कंटिन्यू, तो उसे हटाया जाता है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक को ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि वो है तो कोई दूसरा, लेकिन हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेगा। समझ में आई बात या नहीं आती? दिस इज द रीजन ऑफ एडिंग द ओपनिंग एंड डिडक्टिंग द क्लोजिंग। समझ में आती है बात या नहीं आती? लेकिन सही जगह पर सही चीज को ऐड और सही जगह पर माइनस किया जाएगा। अरे समझ आया नहीं आया? मुझे बताएं, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? आप डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं नहीं लिखते? कॉस्ट शीट की शुरुआत ही किससे होती है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल से। अब मैं आपको बताता हूं ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आती कैसे है। सबसे पहले इसमें आता है रॉ मटेरियल परचेज्ड। क्या आता है बेटा? रॉ मटेरियल परचेज्ड। फिर आप इसमें ऐड करते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस करते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और पता है इसी वजह से डायरेक्ट मटेरियल का एक और नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल को और किस नाम से जाना जाता है भाई? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके आगे बताओ क्या ऐड होगा डायरेक्ट मटेरियल के बाद? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आया ना? अरे रुको तो सही, अभी आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझने की कोशिश कर रहे। इधर देखें, जल्दबाजी में चीजों को याद कर लेने से मजा नहीं है जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में ना आए, तभी कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल लगती है। अब सुनते रहना मेरी बात। मेरे पास मान लेते हैं आपके टेलर की दुकान है ना, और टेलर की दुकान में आप देखते हैं ना, जो टेलर मास्टर होता है उसने अपने पास बहुत सारी लेबर लगा रखी होती है ना, और वो हर लेबर को पैसे किस हिसाब से देता है? जितने पीसेस वो बनाता है उसके हिसाब से। तो वो होती है डायरेक्ट वेज। क्या होती है? डायरेक्ट वेज। पर सूट के पैसे देता है उसे। अब मान लेते हैं कि ये टेलर मास्टर की दुकान पे वो ये 3 नए फैब्रिक खरीद के लेकर आते हैं। क्या खरीद के लेकर आते हैं? इसे कहते हैं रॉ मटेरियल परचेज्ड। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब जो लेबर काम कर रही है उनके पास, उन्होंने क्या करा? इस कपड़े को काटा और इससे सूट जो भी तैयार करना था तैयार कर दिया। इस कपड़े को काटा, इससे जो सूट तैयार करना था तैयार कर दिया। और कुछ कपड़ा इनके पास पहले से पड़ा हुआ था, उस कपड़े को भी काटा, उसे तैयार कर दिया। बात समझ आई या नहीं आती? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो जो लेबर है उसको 3 कपड़ों की पेमेंट होगी। किस किस के? जो परचेज कर लेकर आया 2 उसमें से, और जो एक पहले से पड़ा हुआ था, जो यूज ही नहीं हुआ, जो बना ही नहीं, क्या उसकी वेजेस तुम पे करोगे? समझ में आई बात या नहीं आती? एग्जैक्टली। यानी तुम वेजेस ऐड करने वाले हो यहां पर। तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम ही नहीं हुआ उसके ऊपर तो मैं वेजेस देने ही नहीं वाला। तो डायरेक्ट वेजेस ऐड तो मैं तभी करूं ना जब मुझे रॉ मटेरियल कौन सा मिले, टोटल मिले या कंज्यूम वाला मिले? कंज्यूम वाला मिले। मैं तुम्हें लॉजिक दे रहा हूं कि ओपनिंग को ऐड करना जरूरी क्यों है और क्लोजिंग को माइनस करना जरूरी क्यों। ये कंज्यूम करा उसने ओपनिंग वाला। समझ आई बात? वो कंज्यूम कहां से कर रहा है? जो पहले से पड़ा हुआ उसमें से कंज्यूम कर रहा है, जो नया खरीद कर लेकर आया उसमें से कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जो नया खरीद के लेकर आया उसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो कंज्यूम नहीं हो पाया, तो उसे क्या कर दिया इन्होंने? माइनस।
क्लियर हो गई मेरी बात? ओपनिंग, परचेज, ये हुआ टोटल रॉ मटेरियल। इसमें से जो इस्तेमाल नहीं हो पाया उसे माइनस कर दिया, फिर बचा फिर निकल कर आया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझे कि नहीं समझे? तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहां ऐड और लेस ऑन, आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद यहां पर आता है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो कॉस्ट बनती है वो क्या बनती है, प्राइम कॉस्ट लिख रहा हूं मैं। डायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम यूज होता है वर्ड, इस वजह से मैं डायरेक्टली अब प्राइम कॉस्ट ही लिख रहा हूं। ठीक है भाई, आई बात समझ या नहीं है? ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें ऐड करते हैं हम फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करा। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके क्या बनता था बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट बनता था। लेकिन अब उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर साहब ग्रॉस क्यों कह रहे हो, अभी बता देंगे, टेंशन ना लें। हाँ जी, क्या बन गया ये, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। अब इसमें भाई रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस हो गया। अब यहां पर बताऊं क्या करेंगे हम, यहां पर हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो भाई इसका भी तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस माइनस होना है, नहीं होना? तो यहां पर हो रहा है वो प्लस माइनस। यहां क्यों हो रहा है उसका रीजन अभी आपको समझ आएगा। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग ऐड हो गया, क्लोजिंग माइनस हो गया। अब ये कहलाएगी तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहलाएगी बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट। अब जरा सुनो, फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम बता दूं मैं आपको, वर्क्स कॉस्ट। क्या नाम है इसका? कहीं पर भी वर्क्स कॉस्ट नजर आ जाए ना तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, फैक्ट्री कॉस्ट की बात हो रही है। समझे कि नहीं समझे? आपको शायद मालूम नहीं होगा, सीएमए का पहले नाम बताऊं क्या था, CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, समझ में आई बात है? वर्क्स अकाउंटेंट कहने का मतलब होता था फैक्ट्री के अंदर जो अकाउंटेंट्स जो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने का काम करते हैं, फैक्ट्री के यूनिट्स कॉस्ट निकालने का काम करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? समझ आया नहीं आया? चलिए, बस क्या क्या सीखना बाकी है सर, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ प्लस माइनस, कहीं और क्यों नहीं, यही क्यों? समझे कि नहीं समझे? ये तो मालूम है कि प्लस होना है और वो माइनस होना है, वो तो हम लॉजिक क्लियर है। मुझे बताओ फिर आप क्या ऐड किया करते थे, भूल जाओ वो ओपनिंग क्लोजिंग आपने प्लस माइनस किया, आप क्या ऐड किया करते थे फैक्ट्री कॉस्ट के पास? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और इसे ऐड करके क्या आया करता था, क्या आया करता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यार इसे दूसरी भाषा में बोलकर दिखाओ क्या होगा इसका मतलब। सर ये उन गुड्स की कॉस्ट है, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो प्रोड्यूस्ड हो गए, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यही तो मतलब हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो गुड्स तुमने प्रोड्यूस कर दिए उसकी कॉस्ट को ही तो कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ जी, हाँ या ना? बताओ ना लायक हो। अबे क्लियर होती है बात या नहीं होती? अब मुझे एक बात बताना, तुमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा करना है तब गुड प्रोड्यूस होने हैं। समझ आई बात या नहीं? तुम्हें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा करना है तब जाकर गुड प्रोड्यूस होने हैं। तो जो गुड्स पूरी तरह से प्रोड्यूस हो ही नहीं पाए, क्या आप उन पर यह खर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे कि वेजेस का लॉजिक दिया था मैंने आपको,
तो इसे ऐड कर कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आनी है। तो जो प्रोड्यूस नहीं हो पाया उसकी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ आई बात? और जो पहले से थोड़ा आधा अधूरा बना हुआ था तो उसे आप इस वक्त तैयार कर रहे हैं, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करना पड़ेगा। समझ आई बात? नहीं, नया दोस्त आ गया अपना कुछ पैसा लेके, तो उसकी अमाउंट को जोड़ लिया, और जो चला गया उसकी अमाउंट को निकाल दिया। समझ आई बात या नहीं आती? मेरे बच्चे, आप फैक्ट्री कॉस्ट को प्रोडक्शन की कॉस्ट में बदलने वाले हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट उन्हीं कॉस्ट को हो सकती है जो पूरे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी वजह से आपने वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट को यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया। समझ में आई बात या नहीं आती? बताएं अच्छे से, मुझे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बस अब एक ही चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग बचा हुआ, और वो किसका है, फिनिश गुड्स का। और ओवरहेड भी एक ही बचा हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात या नहीं? अब जरा देखो, अब आप यहां पर क्या सोचो, आपने पहले फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया, एक ओवरहेड ऐड करना बाकी है। मुझे बताओ, मैं पहले वो ओवरहेड ऐड करूं फिर ओपनिंग क्लोजिंग हटाऊं, या पहले ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करूं फिर वो ओवरहेड ऐड करूं? क्योंकि मेरे बच्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उन्हीं गुड्स पर हो सकता है जो बिक रहे हों। वो खर्चा ही किस पर होगा भाई? सेलमैन को सैलरी तो कौन से कमीशन कौन से गुड की देगा, जो तू बेच रहा है। तो वो ओवरहेड मैं ऐड नहीं करूंगा जब तक मुझे क्या ना मिल जाए, उन गुड्स की कॉस्ट ना मिल जाए जो मैंने बेच दिए हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करो और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस करो। और इसे क्या कहलाएगा? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें मैं ऐड करूंगा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और फिर ये कहलाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कहलाएगा बेटा? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसी कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड होगा? प्रॉफिट। क्या ऐड होगा बेटा? प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेल्स। बताओ जी, बढ़िया समझ आया नहीं आया? मजा आया? सुनिए मेरी बात, हो गई हमारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बढ़िया से। अब हमें पता है क्या करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। फॉर्मेट अगर ढंग से आ गया तो अब बस नंबर ऑफ, पहले मैं आसान वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, धीरे धीरे कर करके लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। कॉस्ट शीट भी होती चली जाएगी, यूनिट कॉस्टिंग भी होता चला जाएगा। समझ आई बात या नहीं आती? जैसे यूनिट कॉस्टिंग खत्म होगा फौरन बताऊं कौन सा चैप्टर कराऊंगा? रिकंसिलिएशन। कौन सा? बहुत से लोग रिकंसिलिएशन बहुत बाद में करते हैं, बेवकूफ़ी। हाथ के हाथ कर लो, क्योंकि रिकंसिलिएशन का मतलब ही क्या होता है? ये है कॉस्ट शीट, और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसके प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है और उसके प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों है? फिर इसी को क्या करेंगे हम? रिकंसाइल करेंगे। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, समझ आया नहीं आया? तो यही चीज़ हमारी हाथ के हाथ हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।